हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमएस सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट कोड CC2 जो है आपका तीसरा पेपर, इससे विश्वविद्यालय अथवा शिक्षा के विकास खासकर मध्यकालीन यूरोप में विषय लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्यकालीन यूरोप में शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की। इस काल में यूरोप में सामंती व्यवस्था फैली हुई थी। अधिकांश सामंत अपना नाम भी लिखना नहीं जानते थे। इसका मुख्य कारण यह था कि उनकी मुख्य रुचि युद्ध विद्या में थी तथा वे शिक्षा के प्रति उदासीन रहते थे। परंतु इसके बावजूद इस काल में शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई। शिक्षा पर चर्च का आधिपत्य था। लगभग प्रत्येक मठ तथा गिरजाघर के साथ एक विद्यालय अवश्य हुआ करता था। साधारणतः इन विद्यालयों में ही बालक पढ़ते थे जिन्होंने पादरी अथवा भिक्षुक जीवन अपनाने का व्रत लिया हो। किंतु अधिकांश विद्यालय निकटवर्ती ग्राम अथवा नगर के बालकों को भी अल्प शुल्क लेकर पढ़ने देते थे। कभी कभी नाइटों के बच्चे भी इन विद्यालयों में दाखिल कर लिए जाते थे। 14वीं शताब्दी के मध्य से निजी अनुदान प्राप्त विद्यालयों की संख्या में वृद्धि होने लगी। ऐसे विद्यालयों की स्थापना धनी मनी लोग करते थे जो अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए किसी पादरी की सेवा प्राप्त कर लेते थे और ऐसे पादरी को खाली समय में पढ़ने पढ़ाने की भी छूट देते थे। स्कूलों का पाठ्यक्रम सरल था। अधिकांश स्कूलों में वर्णमाला के बाद लैटिन में लिखित प्रार्थना पुस्तकों का पाठ कराया जाता था। कुछ बड़े होने पर बच्चों को उनकी मातृभाषा के लिखने पढ़ने का अभ्यास कराया जाता था। अंत में लैटिन से फ्रेंच अथवा अंग्रेजी में अनुवाद करना सिखाया जाता था। मध्य युग में लैटिन जीवंत भाषा थी जिसे पादरी और पढ़े लिखे लोग समूचे यूरोप में बोलते थे। लैटिन व्याकरण का अध्ययन शिक्षा का आधार था और यह धारणा धीरे धीरे इतनी प्रबल होती गई कि आज भी यूरोप के कुछ स्कूल शिक्षा की पूर्णता के लिए लैटिन का अध्ययन आवश्यक समझते हैं। मध्य युग में स्थानीय भाषाओं का लिखा पढ़ना थोड़ा कठिन काम था क्योंकि व्याकरण के नियम निश्चित नहीं थे और शब्दों के हिज्जे करना बोलने वाले के उच्चारण पर निर्भर करता था। अंकगणित की भी शिक्षा दी जाती थी किंतु यह कठिन विषय माना जाता था और इसमें बड़ों को भी दिक्कत होती थी। स्कूलों में कठोर अनुशासन था, विशेषता उन बालकों के लिए जो पादरी अथवा भिक्षुक बनना चाहते थे। ये दूसरे प्रकार के छात्र विद्यालयों में ही रहते थे और उसके पाठ्यक्रम में धर्मशास्त्र की प्रधानता थी। थोड़ी सी गलती पर अच्छी खासी पिटाई हो जाती थी। अधिकांश शिक्षक मार विद्या में ही विश्वास करते थे, यद्यपि कुछ इसके विरुद्ध भी थे। वस्तुतः मध्य युग के शिक्षकों का काम भी आज के शिक्षकों की तरह कठिन था क्योंकि उस युग में भी उत्पाती छात्रों की कमी नहीं थी। कभी कभी मारपीट की तीव्र प्रतिक्रिया भी होती थी। चर्च में उच्च पदों की इच्छा रखने वाले छात्र बड़े मठों अथवा गिरजाघरों के स्कूलों में दाखिल होते थे। वहां से वे पेरिस तथा ऑक्सफोर्ड सदृश विश्वविद्यालयों में पहुंचते थे। चिकित्सा अथवा कानून की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी इन विश्वविद्यालयों में प्रविष्ट होना पड़ता था। विश्वविद्यालय के छात्रों का जीवन कठिनाईपूर्ण था। उन्हें अपने आवास का प्रबंध स्वयं करना पड़ता था। तथापि कुछ शिक्षक भी भाड़ा पर मकान लेकर लड़कों को पढ़ाने तथा ठहराने का प्रबंध कर लेते थे। छोटे छोटे कमरों में 3-4 छात्र रहते थे। जहां कहीं कोई खाली मकान मिल जाता था, छात्र भाड़ा पर ले लेते थे। अनेक छात्रों को अपने परिवार से मामूली आर्थिक सहायता मिलती थी। ऐसे विद्यार्थी भी थे जो बाजार में सड़ी गली सब्जी अथवा मांस बटोर कर पेट भर लेते थे। वस्त्राभाव में कई विद्यार्थी बारी बारी से एक ही वस्त्र को पहनकर व्याख्यान सुनने जाते थे। थोड़ी रोटी और शराब से ऐसे छात्रों का काम चल जाता था क्योंकि अपनी गरीबी के कारण वे मांस मछली खाने का आनंद नहीं ले सकते थे। अभिभावकों को लिखे गए पत्रों में द्रव्याभाव का उल्लेख प्रायः रहता ही था। विश्वविद्यालय के स्नातक का दिन तड़के सुबह आरंभ हो जाता था। शीत जल से स्नान कर कुछ छात्र थोड़ी रोटी बियर के साथ खा लेते थे।
अधिकांश बिना कुछ खाए ही पढ़ने चले जाते थे। सारा दिन अध्ययन, व्याख्यान, श्रवण तथा वाद विवाद में शेष कर वे रात्रि भोजन के समय लौटते थे। व्याख्यान कक्ष जाड़ा में काफी ठंडे रहते थे। उसमें कुर्सी भी केवल शिक्षक के लिए होती थी। छात्र जमीन पर पुआल बिछाकर सर्दी में बचने के लिए सट कर बैठते थे। इसलिए पेरिस में स्कूलों वाली सड़कों को पुआल स्ट्रीट कहा जाता था। उन कठिनाइयों के बावजूद आज की ही तरह स्कूलों तथा विश्वविद्यालयों से कुशल एवं प्रशिक्षित चर्च अधिकारी, चिकित्सक, अभियंता, वकील तथा वैज्ञानिक निकलते ही रहते थे। मध्ययुगीन यूरोप में शिक्षा के विकास के कारण वैज्ञानिक प्रगति भी संपन्न हुई। इस काल में बीजगणित, त्रिकोणमिति, भिन्न तथा समीकरण आदि को गणित के गंभीर विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन किया जाने लगा। पूर्वी संपर्क के कारण प्राणी शास्त्र, मानव शास्त्र, भौतिकी, ज्वर, चेचक तथा लघु शीतलता संबंधी यूरोपीय ज्ञान में अभिवृद्धि हुई। विशुद्ध वैज्ञानिक ज्ञान के साथ साथ अंधविश्वास और अनेक प्रकार की भ्रांतियों की भी कमी नहीं थी। सामान्यतः प्रायोगिक विज्ञान का अभाव था। अधिकांश वैज्ञानिक तर्क अथवा पूर्ण लिखित ग्रंथों के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचते थे। चर्च तो किसी भी प्रकार के प्रयोग के खिलाफ था ही, क्योंकि उसकी दृष्टि से सारा ज्ञान बाइबल में ही भरा पड़ा था। फिर भी सभी बाधाओं के बावजूद कुछ ऐसे लोग भी अवश्य थे जो वैज्ञानिक प्रयोगों में लगे रहते थे। ऐसे लोगों में सर्वश्रेष्ठ रोजर बेकन था। इन्होंने ऑक्सफोर्ड में रहकर अपने महान ज्ञान कोश को लिखना शुरू किया। इसमें उसे इंद्रधनुष से लेकर बारूद तक की चर्चा की। उस युग के सभी वैज्ञानिकों की तरह वह भी जादू और रहस्य में विश्वास करते थे। उदाहरणार्थ, उसने कहा था कि 1264 ईस्वी में धूमकेतु के कारण ही यूरोप में उस वर्ष घोर रक्तपात हुआ। दूसरी ओर वह अपने समकालीन अनेक वैज्ञानिकों के ठीक विरुद्ध वैज्ञानिक प्रयोगों पर जोर देता था। उसका शोध कार्य ज्ञान की अनेक विधाओं से संबद्ध था। भौतिक शास्त्र तथा गणित संबंधी उसके खोज अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। बेकन तथा उसके जैसे अनेक अन्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले लोगों ने के बावजूद चिकित्सा के क्षेत्र में समुचित विकास न हो सका। चिकित्सक के नाम पर अनेक नीम हकीम पल रहे थे। शरीर से किसी तरह कुछ रक्त को निकाल देना ही उस अनेक रोगों का निदान समझा जाता था। झाड़ फूक पर भी लोगों का बहुत विश्वास था। फिर भी कुछ शल्य चिकित्सकों को मानव शरीर की संरचना का काफी अच्छा ज्ञान था। वस्तुतः औषध से शल्य चिकित्सा कहीं अधिक विकसित थी। दवाओं का असर बहुत कम ही होता था। यह दूसरी बात है कि मध्यकालीन चिकित्सक दवा देने से पूर्व ही अपनी पूरी फीस वसूल कर लेते थे। मध्यकालीन वैज्ञानिक सिद्धांतों के व्यवहारिक पक्ष के प्रति सचेत नहीं थे। अतः इस युग में जो कुछ तकनीकी प्रगति हुई वह श्रम निकायों तथा शिल्पियों के कारण हुई। पवन चक्कियों तथा जल चक्कियों की भरमार थी। अतः दांतीदार पहिए, चक्कों, पेच तथा घिरनी आदि का लोगों को ज्ञान काफी अच्छा था। खनिज भंजक यंत्रों, भारी हथौड़ों तथा चिराई घरों को चलाने के लिए जल शक्ति का उपयोग होने लगा था। वस्त्र तथा लोहे से संबद्ध उद्योगों में भी अनेक यंत्रों का उपयोग होता था। भवन निर्माण कला भी काफी विकसित हो चुकी थी। यही एक क्षेत्र था जिसमें सिद्धांत तथा उपयोग में एकरूपता स्थापित करने की चेष्टा की जाती थी। निष्कर्ष में देखेंगे, इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों से हम यह ज्ञात होता है कि मध्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में धीरे धीरे क्रमिक विकास हुआ और इस क्रमिक विकास ने वैज्ञानिक, साहित्यिक तथा बौद्धिक विकास किया, जिससे उन्हें प्राचीन रूढ़िवादी परंपराओं से निकलने में मदद की तथा लोगों में आत्मविश्वास की भावना को जागृत किया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।